लंबी है, बहुत कई साल पहले आपकी ये दौड़ शुरू हो चुकी है। मैराथन जैसी एक दौड़ चल रही है आपकी, जैसे बहुत ही लंबी दौड़ जो अभी तक खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कोई फिनिश लाइन है, कहीं गोल, कोई लक्ष्य कुछ है इसका? ये तो तभी खत्म हो सकता है जब लोगों के दुख दर्द पूरी तरह खत्म हो जाए, जो कि होना, हम एक कलयुग में जी रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी कितने केस हैं, कोई नंबर है? अभी हमने गिनना छोड़ दिया। जो इंसान डरपोक है, डरा हुआ है किसी वजह से, वो अगर वो कोई परिवार नहीं, फिर तो डर के कहीं भी कोने में बैठ जाए। परिवार है फिर कैसे करेगा? कोई भी प्रॉब्लम परिवार पे आएगी, वो कैसे कर रहा होगा? इतनी सारी किताबें, इतना बिजी शेड्यूल, आप खुद ही किताबें लिखते हैं या लिखवाते हैं किसी से? देते भी हैं, बोलते भी हैं बहुत सारे लोग। तो लोगों का कहना है समाज सेवक की बजाय बिजनेसमैन बन गए। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उनके बहुत से इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट तो हैं ही, मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर भी हैं। वो खुद को स्वास्थ्य क्रांति का अहम हिस्सा मानते हैं, जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की बजाय लोगों को दवा मुक्त जीवन जीने में मदद करते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज नेशनल खबर के साथ आप जुड़े हैं हमारे खास पेशकश में, पॉडकास्ट में। आपके इंटरव्यूज तो हमने बहुत ही लिए हैं, कई बार इंटरव्यूज हुए हैं आपके, लेकिन आज यहाँ हम पॉडकास्ट में कुछ हल्के फुल्के अंदाज में कुछ बातें करेंगे, आपसे कुछ जानेंगे, ताकि दर्शक हमारे और आपके जो प्रशंसक हैं वो आपको और बेहतर तरीके से जान सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इतनी बड़ी एक पहचान है, आपकी कई पहचानें हैं असल में। आप ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कई तरह के हेल्थ टिप्स आप देते हैं और कई तरह की जो है स्वास्थ्य से जुड़ी लोगों को जानकारी मुहैया कराते हैं, जिससे कि वो अपना बेहतर स्वस्थ जीवन जी सके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खुद किस पहचान से जुड़ना पसंद करते हैं? कौन सी पहचान आपकी पसंदीदा है? इसमें आप जो भी आपने बताया, जैसे बुक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, या आप जैसे लोगों के इंटरव्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, या जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसके माध्यम से, तो आइडिया सिर्फ इतना है कि नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। तो मुझे लगता है वो एक टीचर का काम हो सकता है। तो यू कैन कॉल मी ए टीचर। बाहर के देशों में तो मुझे टीचर के नाम से ही बुलाते हैं, है ना। तो मीडियम अलग अलग हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई जर्नल का रिसर्च पेपर हो सकता है। सो एक इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये जो है उसके लिए अलग अलग मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम। तो टीचर बोल सकते हैं, ट्रेनर बोल सकते हैं। तो आप लोगों की मदद करना और उनका जीवन आसान करने में की तरफ आप काम कर रहे हैं। हाँ, कोई भी ऐसा नॉलेज जिससे किसी को कुछ लाभ हो जाए, उसके जीवन में कुछ दुख दर्द कम हो जाए। जी, आपकी दौड़ बहुत लंबी है, बहुत कई साल पहले आपकी ये दौड़ शुरू हो चुकी है। मैराथन जैसी एक दौड़ चल रही है आपकी, जैसे बहुत ही लंबी दौड़ जो अभी तक खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कोई फिनिश लाइन है, कहीं गोल, कोई लक्ष्य कुछ है इसका, या कैसे, मतलब आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किधर? देखिए, इसमें हर बार एक फीडबैक आता है। मान लो जो हमारी आसपास जो जुड़े लोग हैं, वी गेट ए फीडबैक कि उनको क्या चाहिए, उनको परेशानी किस चीज़ से, क्या ज़्यादा उनको पेनफुल लग रहा है, तो उसके हिसाब से उसका सलूशन ढूंढना, कोई ऐसा नॉलेज जो उनके काम आए। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये तो तभी खत्म हो सकता है जब लोगों के दुख दर्द पूरी तरह खत्म हो जाए, जो कि होना, हम एक कलयुग में जी रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ ए जर्नी बोल सकते हैं। जर्नी इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होती नहीं है। चलिए, हम ये तो आपके काम के बारे में और उसके बारे में हो गया। हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को जानना चाहते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर से पहले विश्वरूप राय चौधरी थे। बचपन आपका कहाँ रहा, किस तरह की स्कूलिंग हुई, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड था, ये सब हमारे दर्शक, आपके प्रशंसक जानना चाहते हैं। बहुत बेसब्री से बहुत कमेंट्स आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो मतलब कुछ बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए, मेरे डैड तो एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं काफ़ी पहले ऑलरेडी। तो स्कूलिंग पूना, कानपुर, चंडीगढ़, यानी कि जहाँ जहाँ इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसफ़र होता था उनका, वहाँ हुआ। तो केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा, स्कूल में। और स्कूल के बाद चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो देश का एक जाना माना कॉलेज है, मेरे ख्याल देश का सबसे पुराना कॉलेज है, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। तो वहाँ मैंने पढ़ाई की प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और उसके बाद कुछ समय तक माइंड मेमोरी की ट्रेनिंग में मैंने काम किया। कुछ किताबें भी हैं, 17 किताबें लिखी हैं। हाँ, 17 बुक्स हैं कुछ भाषाओं में। और उसके बाद हेल्थ की तरफ मेरा रुझान गया। तो डायबिटीज़ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
और पीएचडी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। तो खैर ये तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस तो ये है कि कोई ऐसी नॉलेज जो हम कलेक्ट करें, जो हम खुद यूज़ करें और लोगों तक पहुंचाएं और जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो इस पे काम करना शुरू किया तो ये देखा कि बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं, नॉलेज है जो बहुत सिंपल होते हुए भी बहुत पावरफुल है, जो कि कोई भी इंसान कहीं भी रहते हुए यूज़ कर सकता है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, कहीं ना कहीं छुपी हुई है, दबी हुई है। बड़े से बड़े दिखने वाले जो बीमारियां हैं, बड़े से बड़े दिखने वाले, जैसे मान लो कैंसर है, किडनी डिजीज, लगता है कि बहुत बड़ा भयंकर बीमारी है, इंसान को बस इससे तो वो जान छूटेगी तभी जब वो मर जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे बड़े दिखने वाली बीमारी आसानी से घर पे इंसान लगभग मुफ्त में ठीक कर सकता है। तो अब इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। इस फील्ड का अगर आप नाम जानना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल इंजीनियरिंग। मेडिकल इंजीनियरिंग है ना। तो मतलब अपने बॉडी को अगर एक आप मशीन मानते हैं तो ये तो एक इंजीनियर का काम है मशीन को ठीक करना, जबकि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। तो जहाँ पे मेडिसिन का, मेडिसिन जब हम बोल रहे हैं कोई टॉनिक या कैप्सूल या टैबलेट नहीं, मेडिसिन का मतलब वो एक ऐसी साइंस जो आपको किसी बीमारी से प्रिवेंट करने में आपको मदद करे या फिर क्योर करने में मदद करे। दैट इज़ अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन। तो ये एक फील्ड है मेडिकल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे एक इंजीनियर एक ह्यूमन बॉडी को एक इंजीनियरिंग की तरह देखता है, एक मशीन की तरह, और एक ऐसा सोल्यूशन देता है जिससे वो ह्यूमन बॉडी बेस्ट चल पाए। तो ये आप देखेंगे बड़े बड़े कॉलेज में, जैसे आईआईटी वगैरह, जितने भी बड़े कॉलेज, उसमें मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे अपने आप में पूरा 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है, राइट। तो आईआईटी मंडी में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले भी हुए हैं, अभी भी जून में अगले साल है, तो मेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे। सो इन टोटलिटी आप बोल सकते हैं कि जो मेरा सब्जेक्ट है मेडिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन एंड हाउ वी कैन गिव अ सोल्यूशन सो दैट उनके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स या बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम्स का एक आसान साइंटिफिक सोल्यूशन उसको मिल जाए, ठीक है ना। तो मसलन मान लो किसी को स्ट्रेस है, तो जैसे ही वो धरती को छूता है, ये तो धरती है नहीं यहाँ पे, बाहर जाके तो एकदम से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बॉडी में और उसको उसका स्ट्रेस कम होने लगेगा, जो मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में। तो इसमें इंजीनियरिंग भी है। इंजीनियरिंग अगर के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो दे अंडरस्टैंड ऑलरेडी दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन फ्लोर्स, पोटेंशियल क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल, इंसान का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वोल्ट मीटर क्या होता है, ये सारी इंजीनियरिंग की जानकारी डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे, लेमैन शायद समझ जाए थोड़ा बहुत। और जबकि हमारे बॉडी में वो काम कर रहा है, हमारे एक हेल्थ एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक मेडिसिन का सब्जेक्ट हो गया, मेडिकल स्टूडेंट का सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मेडिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो इस तरह से आप मेरे जर्नी को ले सकते हैं। तो ये मतलब कहाँ से आपको एहसास हुआ कि इस तरफ काम करना चाहिए मुझे, कि क्या किसने प्रेरित किया, कोई घटना थी या किसी तरह की कोई जर्नी, या किस मोड़ पर आपको लगा कि ऐसे? देखिए, प्रॉब्लम्स लोग अपना लेके आते हैं। आई एम फॉर्चुनेट कि हज़ारों लाखों लोग अब तो जुड़ चुके हैं, पहले भी जुड़े हुए थे, जो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं या फिर आप ऑब्जर्व भी करते हैं, अपने आसपास ही देखते हैं। जैसे मान लो खुद से ही शुरू करेंगे, बचपन से मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, यानी कि बार बार लूज मोशन आना। दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉर मैनी ईयर, आई थिंक 25-26 साल तक तो था ही था बचपन से, और ऐसा लगता था इसका कोई इलाज नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे थे नो कि अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि इसका कोई इलाज है, वो बोलेगा नहीं, इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। हालांकि वो कुछ दवाइयाँ भी लिख देंगे, लेकिन आप देखेंगे उन दवाइयों के बाद असर कुछ नहीं होगा या फिर और वर्स हो जाएगा। तो दैट आई फेस दैट। तो दिमाग में ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन इस धरती पे कहीं तो होगा। तो शुरुआत मेरी यहीं से हुई कि वो सोल्यूशन ढूंढा, अपने लिए ढूंढा। वो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, जो लोग सुन रहे हैं और उसको सेम अगर प्रॉब्लम है, तो द मोमेंट यू स्टॉप एनिमल प्रोटीन, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट या फिर एनिमल फूड, इन्हीं में एनिमल प्रोटीन होता है, इट टेक्स 15 days टू गेट रिड ऑफ IBS। तो जो मैंने एक सेंटेंस बोला 20 सेकंड में, इसमें सारा सोल्यूशन है। अदरवाइज 20-25 साल से इसमें जूझ ही रहा था, और अगर ये सेंटेंस कहीं से मैं पकड़ नहीं पाता तो अभी भी ये जूझ रहा था। आई एम मोर देन 50 years नाउ। तो मान लो मेरी वाइफ की बात करते हैं, उसको हमेशा जुकाम रहता था बचपन से, जैसे उसने बताया, और शादी के बाद भी। तो अब नहीं रहता, इट हैड बीन 20 years, ठीक है ना, जब से मैं उसको देख रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैंने किया, जो लोग सुन रहे हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, कच्चा आंवले को कूट के अगर उसको जूस बना दें और उसको खाली पेट पी लिया जाए कुछ दिन तक, 15 दिन तक, तो ये वैनिश हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जिससे एक तरफ तो ये लग रहा है कि ज़िंदगी भर इसके साथ ही रहना पड़ेगा,
क्योंकि ऐसे ही डॉक्टर बोलते हैं, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, सबके पास चक्कर लगा के देख चुके हैं। ऐसे ही करते हैं लोग, जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो हर दरवाज़ा खटखटाते हैं। कुछ लोग तो पंडितों के पास भी चले जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ भस्म दे ही देते हैं, जबकि इसका सोल्यूशन कितना आसान है। तो दैट इज़ अ ट्रिगर कि अगर ये दो के सोल्यूशन आसान है और हमें मिल गया और सोल्यूशन इतने आसान कि घर पे कर लिया, और तो बाकी जो बड़े दिखने वाली बीमारी उनके भी सोल्यूशन तो होंगे। ये सोर्स क्या था इसका? इसका सोर्स एक ही है। आप जब जर्नल पढ़ेंगे, जर्नल मतलब एक रिसेंट जर्नल भी है, 2018 नहीं 1800 शताब्दी के जर्नल्स हैं। तो जब जर्नल पढ़ेंगे आप, अगर उसमें खो जाएंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है, हमें कुछ नया कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। वी से इट रिसर्च, वो पढ़ा ही हुआ है, हमें सर्च करना, ढूंढना है। तो ये कोई मेरे आविष्कार नहीं है, ऑलरेडी ये है, टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी है, इसको ढूंढना है और ढूंढ के इसको इस्तेमाल करना है। हाँ, इसमें इस्तेमाल करना है। इफ़ इट इज़ वर्किंग फिर लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं कि घर पे ही इलाज हो सकता है, उसे आपने एक नाम दिया है क्योर एट होम। क्योर एट होम आप एक प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब जिसमें आप लोग घर पर रह के अपना इलाज कर सकते हैं। तो क्या है ये क्योर एट होम और किस तरह से इसका? देखिए, आप कोई भी बीमारी का नाम बता दीजिए मुझे जो घर पे ठीक नहीं हो सकता। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, इन्फेक्शन, ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ और सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, बड़े से बड़ा, उसका अगर इंसान को जिंदा रहना है और जिंदा रहने के चांसेस को बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल किसी भी इंसान के लिए किसी भी स्टेज में घर पे रह के ही हो सकता है। इसके ऊपर हमने किताबें भी लिखी हैं इसको प्रूव करने के लिए। कोई अगर डिसप्रूव करना चाहता है तो आपके माध्यम से कि वो इस तरह से एक डिबेट भी हम कर सकते हैं। किसको लगता है कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन, हाँ, कोई एक पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे घर पे कुछ नहीं हो सकता या घर पे हॉस्पिटल से बढ़िया नहीं हो सकता, तो डिबेट के लिए भी तैयार हैं हम, और विद प्रूफ, विद एविडेंस, सारे एविडेंस लेके। पर्पस इतना है कि लोगों को कन्विंस करना कि घर पे बी योर ओन डॉक्टर, कुछ नॉलेज ले लो, फिर उस पर विश्वास करो। विश्वास तभी करो क्योंकि उसके एविडेंस हैं, वो भी हम दिखाएंगे। एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो कि या तो जर्नल में छपे हैं या वो एविडेंस जो हमारे आसपास लोग उससे ठीक हुए। जैसे IBS का मैं खुद एविडेंस हूँ, तो जिनको मेरे पे फेथ है वो फिर ये करने लगेंगे, ठीक है ना। तो क्योर एट द रेट होम, यानी कि एवरीबडी कैन गेट क्योर्ड एंड दैट इज़ द बेस्ट एंड द ओनली वे टू गेट क्योर्ड। अब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो तो एक हेल्थ मैनेजमेंट नहीं है, वो डिजीज़ मैनेजमेंट है। आप एक हेल्दी इंसान है, मान लीजिए शशांक, यू आर हेल्दी राइट नाउ, लेकिन आप जैसे ही किसी हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, क्या आपको वो हेल्थ फील होती है? क्या ऐसा नहीं लगता है यहाँ से कैसे भागें? क्या आपको बड़ा मज़ा आता है यार यहीं पे पूरा दिन बिताना है, 1 महीना तो यहीं रहना है? ऐसा कभी लगता है किसी को? नहीं। तो जो मेंटल स्टेट है, जैसी द मोमेंट उसकी जो एक बदबू बोले हॉस्पिटल की, जिस तरह के केमिकल हैं, उसका एक माहौल बोले, एक उसका जिस तरह का एक वहाँ पे एक दुख का माहौल है, तो वहाँ पे इंसान कैसे ठीक हो सकता है, राइट? वहाँ को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर इल। तो क्योर एट होम आपका प्रोग्राम है, उसके कुछ आंकड़े हैं, कितना कामयाब है, कोई डाटा? देखिए, उसके लिए, हाँ, उसके लिए आप एक तरीका तो ये कि हमारा वेबसाइट है coronakal.tv, उसमें जाएंगे तो 10,000 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं। 10,000 लोगों ने वीडियो बना के, लोग तो लाखों ठीक होते हैं लेकिन सब लोग वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन 10 जिन ने बनाया उनका हमने डाला हुआ है। आप खुद ही सोचिए कि कोई ऐसा डॉक्टर बता दीजिए पूरे देश में या दुनिया में जो 10,000 वीडियो टेस्टिमोनियल आपको दिखा पाए, ठीक है ना। तो हमने लाखों लोगों को ठीक किया, लेकिन जब हम 1,000 लोगों को ठीक करते हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी होता है जो बोलता है मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। तो ऐसे 10,000 लोगों के हैं, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, आप मैंने 33 बुक्स लिखे हैं, उन सब बुक में ऐसे लोगों के हमने केस स्टडीज़ डाले हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के केस स्टडी अलग अलग मेडिकल जर्नल में छप चुके हैं, वो भी है। और तो इस तरह से मेडिकल जर्नल में जाकर देख सकते हैं। मेडिकल जर्नल में कहाँ जाकर देखें तो विश्वरूप.com में जाएंगे तो रिसर्च पेपर को क्लिक करेंगे, वहाँ पे तो सारे जर्नल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे जहाँ मेरे पेशेंट्स के छपे हैं, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, चाहे वो अवेलेबल हो, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो। 3 तरह से इंसान बीमार पड़ता है मेजरली। ठीक है सर। तो डॉक्टर BRC, आपके प्रशंसक आपको यही कहना पसंद करते हैं, डॉक्टर BRC। तो डॉक्टर BRC, आप ये बताइए कि आप हिम्स से भी जुड़े हैं, एक संस्था है हिम्स हॉस्पिटल है ये एक, तो उसके बारे में कुछ बताइए, हिम्स संस्था के बारे में, किस तरह से आप जुड़े हैं, क्या है? देखिए, जैसा आपने पहले पूछा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हील एट द रेट होम,
घर पे ही इलाज होना चाहिए। उसी पद पे हम चल रहे थे 2020 तक। और लेकिन एक तरह की क्वेरी आई कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उनको इलाज करा के दिखाओ, उनको अपने सुपरविजन में ठीक करके दिखाओ। सुपरविजन अभी भी करते हैं, ऑनलाइन करते थे, अभी भी करते हैं। तो एक चैलेंज आया कि भाई सिर्फ यूट्यूब में बोलना, ऑनलाइन बोलना, किताब लिखना, जर्नल में लिखना, ये बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने सामने पेशेंट को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक मॉडल दुनिया को देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो हमने पहला हिम्स खोला आचार्य मनीष के साथ, तो वो चेयरमैन है और मैं को फाउंडर हूँ। तो डेराबस्सी चंडीगढ़ में। तो और खोलने के 3-4 महीने के बाद वो हाउसफुल ही रहता, अभी भी हाउसफुल होगा, सारे बेड फुल रहते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल है, हमेशा फुल रहते हैं। तो कई जगह पर है। हाँ, उसके दैट वाज द फर्स्ट। तो उससे एक मॉडल हमने दुनिया को दिखाया कि देखिए घर पे ठीक हो सकता है, इस तरह से ठीक करना, बिना दवाई के ठीक करना, और बिना बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स के। हालांकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हमने कुछ रखे हैं दिखाने के लिए, भाई हमारे पास है, बट वी डोंट यूज़ इट, वी डोंट वांट टू यूज़ इट, है ना। तो फिर हिम्स हमने और खोलते चले गए। 20 हिम्स हैं इस वक्त। लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे हिम्स में आइए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप आइए या नहीं आइए, आप ठीक हो जाइए। एंड द बेस्ट तो ये है कि आप घर पे ठीक हो जाइए। तो ठीक है, एक जो है आपने बड़ा जिम्मा उठाया है, प्राकृतिक इलाज की आप सलाह देते हैं, नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं। तो कई लोग जानना चाहते हैं कि जैसे आप एक संस्था भी चला रहे हैं और जो है प्राकृतिक इलाज की आप बात कर रहे हैं, तो दोनों में कैसे सामंजस्य बैठता है, और बिना क्योर एट होम भी है। हाँ, सामंजस्य कैसे बैठता है इन सब चीज़ों में? देखिए हमारे अधिकतर वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, सारे वो फ्री में हैं, है ना। जितने ही बुक्स निकलते हैं हमारे, एक्सेप्ट वन बुक DIP डाइट वाला, उसको हम ऑनलाइन फ्री अवेलेबल कराते हैं। हमारे जो टेक्निक्स हैं वो भी वीडियो के माध्यम से फ्रीली अवेलेबल कराते हैं। तो ये तो हो गया ताकि मेजॉरिटी लोगों को ये सारे नॉलेज मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सुपरविजन में रह के ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन VOPD है। तो वो लोग फिर बोलते हैं हम तो पैसा दे के ही आपसे ट्रीटमेंट कराएंगे, जिद से। तो दे आर द वन जिनसे हमारी फीस आती है। या फिर हमारा एक कोर्स चलता है, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये, जिसमें जितने सारे पद्धति हो सकते हैं इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, वो सारे टेक्निक्स हम सिखाते हैं। अभी भी बैच चल रहा है उसका, हर संडे को। तो यहाँ पे लोग आते हैं, तो यहाँ फ़ीस है इसकी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट श्रीधर यूनिवर्सिटी से मिलता है, तो यूनिवर्सिटी को हमें फ़ीस देनी पड़ती है। हमारी एक बड़ी टीम है मेडिकल डॉक्टर्स की, उनको भी सैलरी जाती है। और फिर उन कोर्स ख़त्म होने के बाद टाइम टू टाइम उनका CME, कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है, जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछला वाला किया था हमने 28 सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन दिल्ली में किया था। तो उसमें वो फीस जो मिलती है उससे हम वो गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ काम सोशल किया हुआ। जैसे HIV का कोई भी पेशेंट होगा HIV का, तो उसका 2018 से फ्री इलाज कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते। यानी कि आप में से जो लोग सुन रहे हैं किसी HIV पेशेंट जानते हैं, तो bishop.com में जाके वो अगर वो भर देगा फॉर्म, तो हमारी टीम फ़ोन करके उसका फ्री इलाज करती है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए फ्री इलाज करती है, थैलेसीमिया के जो बच्चे उनका फ्री इलाज करते हैं। तो इस तरह से कई सारी बीमारियों को हमने फ्री रखा है। और गरीब कोई आता है तो उसका फ्री इलाज करते हैं। जहाँ पे प्रीमिसेस में बैठे हैं, यहाँ पे फरीदाबाद में, यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ कोई आता है तो उसका आज तक कभी कोई पैसा नहीं लिया। इफ़ दे समबडी, हम यहाँ पे पेशेंट को इन्वाइट नहीं करते, कोई आ ही जाता है तो इस तरह से एक बैलेंस बना के हम चलते हैं। तो जो आपने ये, मैंने जैसे कहा, आपने एक बड़ा जिम्मा उठाया है, इसमें आपको कई संस्थाओं के, कई मेन स्ट्रीम मेडिकल जो है पद्धतियों के और हेल्थ पद्धतियों, इलाज की पद्धतियों के, इनके खिलाफ बोलना पड़ता है। कई बार आप बोलते हैं एलोपैथी के खिलाफ, दूसरी दवाइयों के खिलाफ बोलते हैं कि दवाइयाँ उस तरह से काम नहीं करती हैं। तो इसके कुछ कानूनी पहलू भी होते हैं, कुछ लीगल पहलू भी सामने आ जाते हैं, कोई केस वगैरह भी होते हैं आपके ऊपर, जैसे आप बोल देते हैं, तो क्या किस तरह का रहता है, कुछ है ऐसा? हाँ, देखिए जैसे मान लो कोई पेशेंट आता है जो कैंसर का पेशेंट है, या ऐसा उसको बताया गया है, और इसके सारे एविडेंसेस मैंने इकट्ठे करके किताब मेरी रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर की, और उसमें डाला है मैंने। व्यापार मिलता हो, पैसा मिलता हो, जाहिर सी बात है वो खिलाफ हो जाएगी जब सत्य लोगों तक पहुँच रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन। कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि वो कुछ ना कुछ तरीके से फिर उलझाने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई मिनिस्ट्री के माध्यम, हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से नोटिस आएगा, फिर कोई केस होगा, फिर कोई पुलिस कंप्लेंट होगी, फिर कोई FIR होगा। तो ये सब भी एक हिस्सा है, तो इसको मान के चलते हैं हम। लेकिन ये है कि
अल्टीमेटली सबूत हमारे पक्ष में है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ों से इंसान परेशान तो कर सकता है कि डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि फिर मेरे समय का काफ़ी सारा हिस्सा इसमें उलझेगा और पैसा भी काफ़ी सारा लगेगा, लग ही रहा है ना। लेकिन वो सोच के ही हमें बढ़ना है, यानी कि जो लोग मेरी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं पहले ही सोच लें कि 90% आपका जो पैसा खर्चा होना है, जो भी आपने कमाया वो इन्हीं चीज़ों में जाना है, अपना टाइम भी और दिमाग भी और बहुत सारे थ्रेड भी, वो सब तो मान के ही चलो आप, है ना। किसी को नुकसान होगा तो बैठेगा नहीं। और ये भी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी भी वही है, फार्मा कंपनी आर द बिगेस्ट लॉबी इन द वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू एनी अदर इंडस्ट्री। तो वो मान के ही चलो। वैसे भी आप देखो, कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है वो कब चला जाए पता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोगों का कोई दुश्मन नहीं होता वो बड़े लंबे जीते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कोई प्रूफ। जब ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं तो हम वही करें जो सत्य के साथ हो, जिससे लोगों को फायदा हो। तो अभी कितने केस हैं, कोई नंबर है? अभी हमने गिनना छोड़ दिया। जब पुलिस से फ़ोन आता है तो चले जाते हैं, जब कोर्ट की हाजिरी चले जाते हैं, जब नोटिस आता है तो वह जवाब दे देते हैं और अपने काम पे लगे रहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस दौरान बहुत सारे हमारे वेल विशर्स हैं जो बड़े बड़े अच्छे से पोजीशन में बैठे भी हुए हैं, तो जो सामने भी नहीं आना चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करते रहते हैं। क्योंकि जो केस में हो सकता है वो जज हो सकता है वो पुलिस का वो SHO हो सकता है कि वो सेक्रेटरी हो, जिनको कोई ना कोई लाभ पहुंचा हो। तो ऐसे लोग भी अलग अलग जगह पे जो हमारी तरह के हैं, जो कि समझते हैं चीज़ों को, और वो भी एक प्रोटेक्शन का काम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करते ही होंगे। ठीक है, तो एक बेधड़क अंदाज है आपका, बेबाक अंदाज। देखिए, उसका अलावा कोई चारा नहीं है। तो उसका मतलब प्रेरणा है कोई, उसके पीछे कारण क्या है? कहीं किसी को देखा ऐसा करते हुए या किसी से प्रेरणा ली, क्या है वजह? देखिए, दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ। या तो डर डर के जियो, तब भी ऐसा नहीं कि डर डर के जिएंगे तो हमारी 100 साल की ज़िंदगी होगी, ठीक है ना। तो और अगर हम जो करना चाहें वही करके जिएंगे तो हमारी कम ज़िंदगी को, ऐसा भी नहीं है। तो जब चॉइस दोनों में है तो कौन डर वाले को चॉइस को चूज़ करेगा, है ना। द क्लियरली जो आप करना चाहते हो वही आप करो, क्योंकि ज़िंदगी कितनी किसी की हो सकती है वो कोई क्लियर नहीं है। तो जब जितनी है वही करना चाहिए जो आपको लगता है ठीक। तो एक परिवार होता है साथ में आपका, एक जिम्मेदारी होती है हर चीज़ से अलग, इस तरह से भी एक सोचता है आम आदमी। तो आपके मन में ये विचार नहीं आते एक परिवार साथ है तभी और ज़्यादा करना चाहिए? विचार आते हैं तो ही ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग इस चीज़ से डरते हैं। देखिए, डरने से जो इंसान खुद ही डरता है वो परिवार को क्या सेव करेगा। जो इंसान डरपोक है, डरा हुआ है किसी वजह से, वो अगर वो कोई परिवार नहीं, फिर तो डर के कहीं भी कोने में बैठ जाए। परिवार है फिर कैसे करेगा? कोई भी प्रॉब्लम परिवार पे आएगी वो कैसे कर रहा होगा, तब भी डरेगा। तो जो डिसीजन लेगा वो परिवार के लिए ठीक नहीं भी होगा, है ना। तो अगर परिवार है फिर तो और बोलना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, जब भी कोई छोटा बच्चा आता है जो कि बीमार, डायबिटीज़ टाइप 1 फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है कि इनके परिवार को कैसा लग रहा होगा, ठीक है ना। इनके बच्चे का पेन कैसे देख रहे होंगे। जब इस तरह की सोच आती है तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो बच्चे के लिए बेस्ट हो, है ना। तो इस परिवार है तो आप ऐसा कीजिए कि भाई वही कीजिए जो सत्य के साथ हो, जो ठीक हो, जिससे लोगों को, ह्यूमैनिटी को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए, थोड़ा दूसरी तरफ एक नज़रिया, आपके जीवन का एक और पहलू रहा है, उसकी तरफ नज़र डालते हैं। आपने एक्टिंग भी की है, एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। कहीं 2005 में आपकी एक फ़िल्म आई थी, तो क्या था मतलब उस फिल्म में, कैसे क्या था उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म के बारे में देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टीचर, आई एम ए टीचर, ठीक है ना। टीचर मतलब कि एजुकेशन को, नॉलेज को आप तक पहुंचाना, किसी तक। तो उसी सोच से एक मूवी बनी थी, याद रखेंगे आप। उसमें मेमोरी के कुछ टेक्निक्स, एक छोटा बच्चा जब याद करता है तो याद करते रह जाता है, भूल जाता है, याद है भी तो एग्ज़ाम में भूल जाता है या गलत कर देता है। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे वो, उसकी याददाश्त तेज हो सकती है और याद करने की क्षमता बढ़ सकती है। उसको एक क्रिएटिव ढंग से लोगों तक या बच्चों तक एंटरटेनिंग ढंग से पहुंचाना चाहते थे। उसके लिए एक मूवी बनाई थी, याद रखेंगे आप। आयशा जुल्का उसकी हीरोइन थी। तो लेकिन वो फिर बॉलीवुड मॉडल में बना था, थिएटर में रिलीज़ हुआ था। तो उसका प्रोड्यूसर भी मैं था, एक्टर भी मैं ही था, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को मैं जानता था। हालांकि आई एम नॉट एन एक्टर, होना ये चाहिए था कि मेरी जगह कोई और एक्टिंग करता, ठीक है ना, जो भी एक्टर कोई और होता। तो वो बनाया था। आइडिया ये था कि जिस तरह से किताबों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से लोगों तक हम नॉलेज पहुंचाते, क्यों ना एक फ़िल्म के माध्यम से पहुंचाएं। तो इस सोच से उसको बनाया। उसको अलग अलग जगह पे वो थिएटर में चली भी, हालांकि वो उस साल की सबसे फ्लॉप फिल्म में से एक थी कमर्शियली, है ना। तो लेकिन जो वो एक एक्सपेरिमेंट था बेसिकली।
तो अभी कहाँ देख सकते हैं उस फिल्म को दर्शक प्रशंसक देखिए आपके? वो समय था 2005 का, जब रील हुआ करती थी, है ना, जब बड़े बड़े रील होते थे, है ना, तब ये डिजिटल नहीं था। तो वो रील मुझे लगता है आज भी शेट्टी लैब है जिन्होंने उस रील को सेव कर रखा है, और उसके बाद कभी ऐसा मौका मैंने सोचा नहीं कि जाके वो रील लेके दोबारा उस रील को किसी थिएटर में डालेंगे, फिर वो थिएटर चलेगा। ट्रेलर तो खैर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, हालांकि ट्रेलर 1-2 मिनट का ही होता है, लेकिन वो मूवी देखने के लिए वो रील मुझे निकालनी पड़ेगी, फिर किसी थिएटर पे लगाना पड़ेगा उसको, करेंगे तो वो देख सकता है कोई। लेकिन आपके प्रशंसक चाहते हैं? हाँ, वो क्यूरोसिटी है उनको, क्यूरोसिटी तो जाहिर सी बात है क्योंकि एक यूनिक चीज़ है, चाहते ज़रूर हैं, तो लेकिन देखते हैं कभी कुछ मौका मिलेगा, बट दैट इज प्रोटेक्टेड, वो जी सेव्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। 30 से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हैं। देखो 33 पहली बुक्स हैं हमारी मेडिकल की, और 17 से अधिक किताबें हैं मेमोरी, माइंड और बाकी सब्जेक्ट्स में। पहली किताब कौन सी थी? पहली किताब थी कैसे मेरी प्रेरणा मिली? 1998 में रिलीज़ की थी, डायनेमिक मेमोरी मेथड्स, जो बेस्ट सेलर रही काफ़ी समय तक, हिंदी में, इंग्लिश में, कई भाषाओं में थी वो किताब। तो आइडिया सिर्फ ये था कि कुछ मेमोरी के टेक्निक्स हैं जो लोगों तक पहुंच जाए, बच्चों तक, है ना। तो जिन टेक्निक को यूज़ करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर देखेंगे आप, आपके खुद के नाम पर बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2008 एडिशन, पेज नंबर 84 में आपको खासतौर पर मेमोरी याद रखने वाली रिकॉर्ड्स बहुत से हैं। हाँ, तो इट इज़ नॉट बिकॉज कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट बिकॉज कि कुछ टेक्निक्स मुझे आते हैं, और वो टेक्निक कोई भी सीख सकता है, फिर वो भी ऐसे ही कर सकता है। तो उस सोच से वो पहली किताब लिखी गई थी। मतलब ये एक तकनीक है जो कोई भी सीख सकता है? बड़ा आराम से सीख सकता है वो, मुझे तो लगता है स्कूल का करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, लेकिन है नहीं। अच्छा, कुछ दर्शक ये भी सवाल पूछते हैं कई बार कि इतनी सारी किताबें, इतना बिजी शेड्यूल, आप खुद ही किताबें लिखते हैं या लिखवाते हैं किसी से? देखिए, किताब नहीं, किसी से लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड में है कि लोग जो है अपने नाम से ना लिखवा, किताब किसी और से लिखवा कर अपने नाम से निकाल देते हैं। हाँ, वो तभी कर सकते हैं जैसे कोई जासूसी की कहानी होगी तो कर सकते हैं, या कोई जनरल मोटिवेशन बुक होगा तो कर सकते हैं। हमारे बड़ी स्पेसिफिक बुक होती हैं जिसमें जो हमारे रीडर उनको पता है कि बड़े स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं, जैसे DIP डाइट है, ग्रेड सिस्टम है, 3 स्टेप फ्लू डाइट है, इस तरह के, या वीजो स्टिमुलेशन, जो मेरे आविष्कार है, 0 वोल्ट थेरेपी, उन जो मैंने इन्वेंट किया है उन्हीं पे बुक है। तो इसीलिए ये कोई और लिख ही नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि हमारी अच्छी टीम है, तो जैसे अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अपना चीज़ों को रिकॉर्ड कर देता हूँ वीडियो में। अब वो वीडियो जो है वो हमारे एडिटोरियल टीम के पास चली जाती है, उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे टाइम बड़ा बच जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। हाँ, और उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। तो अब हमारी टीम को आदत भी पड़ गई है, तो हर 3 महीने में लगभग आप देखेंगे साल में 4 किताबें हमारी आती हैं। तो अभी आई है किताब सितंबर में, द वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, 350 पेजेस की, उसकी हिंदी एडिशन अभी आने वाली है। राजीव दीक्षित जयंती के दिन लॉन्च करेंगे 30 नवंबर में। तो टीम अच्छी है बेसिकली। राजीव दीक्षित जयंती 30 नवंबर। राजीव दीक्षित जी के बारे में क्या, किस तरह के कुछ विचार हैं आपके? क्या और देखिए, बाकी बहुत मुहिम लाखों लोगों की तरह मैं भी उनमें से एक हूँ जो उनके फॉलोअर हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली उनका यही था कि बहुत सारे उनके मुहिम थे, उनमें से एक कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद को से कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें और एलोपैथी के जाल से कैसे बचें। हमें किसी पद्धति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी पद्धति से किसी को नुकसान हो रहा हो तो ज़रूर दुश्मनी है। तो उनके बताए हुए रास्ते, उनके जो विज़न, उनका जो मिशन था, उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और पिछले कई सालों से उनके जयंती पे, राजीव दीक्षित जयंती पे हमारी कोई ना कोई किताब लॉन्च होती है, रिलीज़ होती है। जी, तो आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, लंबे समय से स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, और हिम्स से जुड़े हुए हैं और बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कई लोग आपके साथ जुड़े, लेकिन इसी बीच ये भी देखा गया कि कई लोग आपका साथ छोड़कर चले गए, कुछ विरोधी हो गए, कुछ ऐसे ही साथ छोड़कर चले गए, किसी ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या डिफरेंसेस रहे इसके पीछे, क्यों लोगों को ऐसा रास्ता अलग अपनाना पड़ा, और क्या इस तरह की क्या वजह रही? हाँ, आप देखेंगे कभी भी कोई मुहिम होता है, कोई मिशन होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कुछ लोगों की राय अलग होती है, तो वो अलग हो जाते हैं कहीं ना कहीं वजह से। तो हमारा गोल बड़ा क्लियर है कि भाई वी डू इट फॉर नॉट फॉर प्रोफेशन, फॉर पैशन। तो इसमें कोशिश हमारी रहती है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं, और कोशिश ये रहती है कि भाई फ्री में लाभ पहुंचाएं। तो जहाँ पे किसी का, जितना मैं समझता हूँ, पैसे वाला इंटरेस्ट आ जाता है, उसको लगता है कि भाई हम साथ में जुड़े हैं तो हमें कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, और वो बेनिफिट अगर होता हुआ नहीं दिखता है या उतना होता हुआ नहीं दिखता है, तो उनको लगता है ये रास्ता उतना ठीक नहीं जितना हमने टाइम लगाया
उसके एवज में हमें मॉनेटरी वाइज क्या मिला। जब ये एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है तो इसका कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलता या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता, तो सोचते हैं कि हम कोई और रास्ता ले लें जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट इससे ज़्यादा हो। तो यही एक चीज़ मैंने पाई है, जो भी लोग कभी थे और अभी नहीं हैं, तो मनी इज़ द मैटर, कि अगर उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन किया था वो मैच नहीं हो रहा, ठीक से मैच नहीं हो रहा या बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो फिर जाहिर सी बात है तो उनका रास्ता अलग हो जाएगा। और जब अलग कोई रास्ता करता है तो कोई ना कोई उसका एक कारण भी बताता है, और वो कारण ये नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे या पैसे नहीं मिल रहे, बिकॉज वो बताना उनके लिए उनके रेपुटेशन के लिए सही नहीं है, तो कोई ना कोई और बहाना मार देंगे वो लोग। तो यही मेन रीज़न मुझे तो क्लियरली दिखा। अच्छा, शुरुआत किताब लिखने से हुई, लोगों को टिप्स दिए फ्री में, मुफ्त में, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से, सेमिनार्स के माध्यम से, फिर हिम्स की तरफ बढ़े, और लोगों का कहना है, दर्शकों का कहना है, प्रशंसकों का भी कहना है, कुछ लोग आपसे जुड़े रहे, लंबे समय से आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका कहना है कि चीज़ें कमर्शियलाइज होती चली गई आपकी तरफ से। तो ये जो कमर्शियलाइज में चीज़ें बदल गई हैं, तो क्या इन बातों में, उनके दावों पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, क्या इससे कोई लोकप्रियता में और किसी चीज़ में कमी भी आई है कुछ? इसमें, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, इसमें देखिए, जो कि हम कहीं से कभी डोनेशन ना तो लेते हैं, ना एक्सपेक्ट करते हैं, ना तो कोई देता है। देते भी हैं, बोलते भी हैं बहुत सारे लोग, तो हम लोगों का कहना है समाज सेवक की बजाय बिजनेसमैन बन गए हैं। हाँ, तो हमारी जो कंपनी का नाम है डायनामिक प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तो एक बिजनेस कंपनी है ना, तो इसमें बिजनेस ही हो सकता है। हमारा कोई एनजीओ है नहीं, है ही नहीं एनजीओ, तो हम डोनेशन लेते ही नहीं है, किसी से कोई देता भी है तो अब ये कैसे रन होगा? एक जर्नल का एक रिसर्च पेपर जब मैं खरीदता हूँ तो 20,000 रुपये लग जाते हैं, और ऐसे हज़ारों जर्नल मुझे खरीदने पड़ते हैं। उन्हीं में से हीरे मोती निकाल के लोगों तक हम पहुँचाते हैं, तो उसको हम कैसे पहुँचा पाएंगे? तो उसके लिए हमने फ्री मॉडल रखा है और पेड मॉडल रखा है। फ्री मॉडल मतलब हम टेक्निक्स वीडियो के थ्रू, बुक्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। उसके माध्यम से आप खुद ही ठीक कर लो अपने आप को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आपका पर्सनल टाइम चाहिए, आपके सुपरविजन में, आपके हॉस्पिटल में ही हमें ठीक होना है। अब हॉस्पिटल में आएंगे तो वहाँ तो स्टाफ है, वहाँ बिजली है, पानी है, उसका किराया है, तो उसका तो पैसा लगेगा। तो वो पैसा हमारे जेब में नहीं जा रहा, वो इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं, हज़ारों स्टाफ जो काम करते हैं, उन्हीं में जाता है। अगर किसी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में कोई और बेहतर मॉडल है जिसमें हम लोगों से पैसा बिना लिए यही मुहिम को आगे बढ़ा सकें, तो वो अगर सजेस्ट करते हैं तो हम उस पद में चलेंगे। तो काफ़ी सारी बीमारियां हमने फ्री कर ही रखी हैं, गरीबों का इलाज भी हमने फ्री कर ही रखा है, और हमारी किताबें सारे के सारे फ्री हैं, हमारे वीडियो सारे के सारे फ्री हैं। हम तो ये बोलते हैं, इसमें ही बोला कि आप घर में ही ठीक हो सकते हो, हमारी किताबें पढ़िए, और पढ़ के हर सब्जेक्ट पर अलग अलग किताबें हैं उसको, या फिर हमारे वीडियो देखिए और उसको हूबहू घर पे करेंगे। चाहे मान लो किडनी का पेशेंट है, डायलिसिस में जाता है, तो वो हमारे एंड ऑफ ट्रांसप्लांट किताब पढ़ लीजिए। वो नहीं पढ़ना है तो उसके वीडियोस यूट्यूब में, आपके नेशनल खबर में ही कितने सारे वीडियोस, उसको देख लीजिए। और ऐसा हज़ारों लोग कर भी रहे हैं। वो मिलते ही तब है जब वो ठीक हो जाते हैं कि आप काम हमने वो किया और मैं ठीक हो गया, ठीक है ना। तो अभी की बात है, कल ही की बात है, ये साउथ दिल्ली में सबसे बड़ा जो डेंटल क्लिनिक्स हैं का चेन है, उसके ओनर, मैं तो जानता भी नहीं था, उनका व्हाट्सएप आया कि आपका किया, मेरे 500 यूनिट इंसुलिन छूट गई, इसलिए मैंने आपके लिए आजीवन डेंटिस्ट का कोई काम हो तो हम फ्री में करेंगे। तो यानी कि लोग फ्री में ठीक हो रहे हैं। वही चीज़ हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो भी ठीक होंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि पैसा दे के ठीक होना है तो भी तरीका है, फ्री में ठीक होना है तो भी तरीका है, चूज़ आपको करना है। हमने ज़्यादा ये देखा, जो लोग फ्री में ठीक होते हैं वो भी उतना ही ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा DIP डाइट लेंगे तो ज़्यादा ठीक हो जाएंगे, है ना। तो पीपल चूज़, ठीक है ना। तो लेकिन आई एम ओपन फॉर एनी न्यू मॉडल, जिस मॉडल में पैसा बिना लोगों से लिए हम लोगों का फ़ायदा करा सकें, ठीक है ना। तो हाउ द कंपनी विल रन, ऐसा कुछ बता दे कोई, है ना जी। तो यहाँ स्वास्थ्य की बात हो रही है, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लोगों का जीवन आसान करने की बात कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन की बात कर रहे हैं, बेहतर जीवन की। इसमें एक बहुत ही अहम रोल निभाता है आपका सुबह से शाम तक का, रात तक का रूटीन। तो लोग कोई रूटीन अपनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है रूटीन क्या होना चाहिए। तो यहाँ आप अपना रूटीन बता देंगे तो शायद कोई फॉलो करना चाहे तो लोग कर सकते हैं। तो आपका क्या रूटीन होता है सुबह से शाम तक का, रात तक का? मेरा रूटीन, अच्छा, वो रोज़ का रूटीन ये होता है कि मैं 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल जाना है, तैयार करना है, तो इसलिए मजबूरी उठता हूँ। और जब उठ के नीचे जाता हूँ उसको छोड़ने उसके गाड़ी में, तो फिर 5-7 चक्कर लगा देता हूँ दौड़ के,
ये तो हो गया पहला रूटीन। उसके बाद 8 बज जाते हैं, तब तक फिर फ्रूट ब्रेकफास्ट आ जाता है करीब। अभी तो क्या चल रहा है, ब्रेकफास्ट फ्रूट्स कर लेते हाँ हैं। 3-4 तरह के फ्रूट्स वो खा लेता हूँ, और कुछ वेजिटेबल जूस बना लेता हूँ। तो ये हो गया। लंच तो यही ऑफिस में होता है हमारा। लंच में मेजरली सलाद होता है, और साथ में अगर थोड़ा बहुत चावल दाल हो जाता है। सलाद होता है मेजरली 300 ग्राम तो होता ही है, 300, 350, 400 ग्राम का भी। दैट इज़ अ लंच। बीच में अभी कोकोनट वाटर पी लेता हूँ ऑफिस में आते ही, ठीक है ना, अभी तो वहाँ पड़ा हुआ है। तो और उसके बाद शाम को फिर फ्रूट्स थोड़े खा लिए। आजकल तो चपानी एक तरह का फल होता है, वो खा रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा है। टमाटर की तरह दिखता है वो, ठीक है ना। तो और घर 7 बजे डिनर वी डू इट सेम लाइक लंच, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ सिंपल रूटीन। और अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो खूब सारे काजू बादाम वो रखता हूँ अपने पास, ड्राई फ्रूट्स रख लेता हूँ, सीड्स रखता हूँ कई सारे, स्प्राउट्स रख लेते हैं, केले वगैरह रख लेते हैं जब फ्लाई करना होता है कहीं पे भी, तो वो खा लिया। तो इस तरह से दिस इज़ अ रूटीन विच जो लोगों को मैं बताता हूँ, दैट इज़ 60% ऑफ द डाइट इज़ अबाउट रॉ, या 70%, 30-40% इज़ कुक्ड फूड, है ना। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मतलब कि स्वस्थ जीवन के लिए बहुत पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, आसान रूटीन से काम चल सकता है। आसान रूटीन से ही काम चलता है। जब रूटीन मुश्किल बन जाता है, जब आप मान लो रात के 10 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, दैट फूड इज़ नॉट यूटिलाइज बाय द बॉडी, दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड बाय द बॉडी समवेयर, एंड दैट बिकम्स अ डिजीज। तो एक और संस्था है जिससे आप जुड़े हैं, सीधे तौर पर नहीं जुड़े, लेकिन आपकी धर्मपत्नी चलाती हैं, IBR कहते हैं उसे, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से। आप लोगों की जो स्किल्स हैं, जो उनकी जो भी उनकी स्किल्स होती हैं, स्किल्स को आप जो है उसके हिसाब से उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, उनके रिकॉर्ड्स जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो उस संस्था के बारे में कुछ बताइए कि क्या है उसका। हाँ, अभी 2025 में ये 20 साल हो जाएंगे पूरे, 2 डेकेड्स ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। तो पूरे देश में अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड बनाना है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई अखबार हो, चाहे कोई TV चैनल हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, या कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, तो या कोई इंडिविजुअल हो, वो सारे रिकॉर्ड्स यहीं पे जहाँ बैठे हैं यहाँ आते हैं। हर दिन हम ऑन एवरेज 75 से 100 नए रिकॉर्ड एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। उनमें से ज़्यादातर तो रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो रिकॉर्ड है, बट हमारा डेटाबेस हमारा है 1 लाख से ऊपर रिकॉर्ड्स का। उसमें हम देखते हैं, मैच करते हैं, अगर वो रिकॉर्ड लायक होता है तो उनको बोलते हैं आप ये इसके एविडेंस भेजो, या हमारे एडजुडिकेटर्स पूरे देश में 200 हैं करीब, तो एक्सपर्ट्स, तो वो जाके उसको वेरीफाई करते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद लगता है कि रिकॉर्ड है तो उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। और उनका नाम हमारे वीकली TV शो सुदर्शन न्यूज़ हर संडे 11:30 बजे TV में आता है। हर महीने हमारे मंथली मैगज़ीन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मैगज़ीन में आता है। साल में एक बार जो ईयरली बुक निकलती है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 अभी है, उसमें आता है। और फिर हमारे सोशल मीडिया में हर जगह उसको प्रमोट करते हैं जी। तो ये है काम इंडिया, जैसे गिनेस बुक का काम है पूरे दुनिया में, इंडिया बुक का काम है इंडिया में। तो डॉक्टर VRC, ये आज का पॉडकास्ट था हमारा। तो इंटरव्यूज़ तो आपने बहुत दिए हैं, पॉडकास्ट भी पहले कभी किया था? अब इसको ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये पॉडकास्ट है कि इंटरव्यू है, दैट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट, लेकिन हाँ इस तरह के वार्तालाप तो हुए हैं। जी 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 जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। ये तो सेल्फ जर्नी, अपने आप को दोबारा से एक बार और पीछे से आगे जाना। थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज में पॉडकास्ट हो जाता है, इंटरव्यूज़ में ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात हो जाती है। हाँ, शायद यही डिफरेंस होगा, इंटरव्यूज़ में करंट टॉपिक्स का होगा। तो ये है, तो ये कोई आखिरी पॉडकास्ट तो है नहीं, तो आगे भी मुझे लगता है काफ़ी कुछ बचा है, अभी बहुत सी चीज़ें बची हैं। अभी तो 30 किताबों को आपका उस पर चैप्टर भी खोलने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। आई थिंक दोबारा जल्दी मिलेंगे, दोबारा जल्दी इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।